नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। पब्लिक इंटरेस्ट लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले खबर दिखानी है आपको कि आज शुक्र है सुहागनों को दिल्ली एनसीआर में चांद तो दिख गया, क्योंकि पॉल्यूशन और बढ़ा तो दीदार होना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाली BS4 बसों की एंट्री बैन हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों को, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कॉलिंग कार्ड में पोल्यूशन के कागजी सॉल्यूशन का सच बताएंगे आज आपको। आरक्षण की आग कब बुझेगी? महाराष्ट्र में हर कोई यही पूछ रहा है। आगजनी, हिंसा और तनाव के बीच बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। काम धंधे ठप हैं। हल ढूंढने के लिए मुंबई में सर्वदलीय बैठक हुई। मराठा आरक्षण पर सबकी सहमति बनी, लेकिन आरक्षण कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्नेचर स्टोरी में इसकी कंप्लीट थ्योरी बताएंगे आपको। चुनाव आते हैं तो नेताजी फिल्मी हो जाते हैं, वोट बटोरने के लिए डायलॉग मारते हैं। मध्य प्रदेश जैसे चुनावी राज्य की पॉलिटिकल पिक्चर में कौन जय है, कौन वीरू है और कौन किसका गब्बर सिंह, और कालिया का किरदार कौन निभाएगा? आज एक्सक्लूसिव में मध्य प्रदेश के शोले। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। अफगानिस्तान में जब भी सत्ता का संघर्ष हुआ है, अफगानियों ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शरण ली, लेकिन अब पाकिस्तान ने लाखों अफगान नागरिकों को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है, और अगर नहीं गए तो आज रात के बाद उनकी धरपकड़ चालू हो जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग में पाकिस्तान का अफगान देश निकाला। इससे पहले कि ये सारी बड़ी खबरों का रुख हम करें, आप रैपिड राउंड में देश दुनिया की वो खबरें देख लीजिए जो जानना आपके लिए जरूरी है। इन तस्वीरों को भारत और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के बीच रिश्तों का नया अध्याय माना जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। आज के इस ग्रैंड इंटरनेशनल इवेंट में भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल प्रोजेक्ट्स, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक और मोंगला पोर्ट रेल लाइन शामिल हैं। इसके जरिए माल ट्रांसपोर्ट के अलावा ढाका के रास्ते अगरतला से कोलकाता तक पहुंचने में 10 घंटे कम लगेंगे। तीसरा बड़ा उद्घाटन बांग्लादेश में बना थर्मल पावर प्लांट है, जिसके लिए भारत ने बांग्लादेश को $1.6 बिलियन का लोन दिया था। इतना भ्रष्टाचार होता था नगर निगम में 15 साल जब से बीजेपी की सरकार थी, और बस यही सुनने को मिलता था कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए और MCD के 5000 सफाई कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी का ऐलान कर दिया। लेकिन ईडी से जुड़े विषय पर केजरीवाल चुप ही रहे। कल 2 नवंबर है। ईडी के सामने केजरीवाल से कथित शराब घोटाले को लेकर पूछताछ का दिन। आम आदमी पार्टी मान रही है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो। अगला अरेस्ट हेमंत सोरेन साहब का करें। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है। वहीं बीजेपी लगातार कथित शराब घोटाले को सीधे केजरीवाल से जोड़ रही है। भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महा घोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। कल गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में बिहार के सीएम नीतीश कुमार बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। स्टेज तैयार हो रहा है। खबर है कि नीतीश कुमार 1 लाख से ज्यादा नए टीचरों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने 1 लाख नौकरी देने वाले दावों पर सवाल खड़ा किया है। तो मुश्किल से उसमें 20-25 हजार लोगों को ही नई नौकरी मिली। तो एक बार सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए, तो मैं एग्जैक्ट संख्या भी आपको 2-4 दिन में बता दूंगा। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं।
अब पीके ने दावा किया है कि नई नियुक्तियों में से अधिकतर बिहार के बाहर के लोगों की है। कुछ नए लोगों को जो नौकरी मिली है उसमें भी ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। बिहार सरकार इस इवेंट को ग्रैंड बनाने में जुटी है। ये भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम पर बिहार सरकार 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर रही है। चुनाव में प्रचार के लिए रैलियों के अलावा राहुल गांधी का नया प्रयोग लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद तेलंगाना के सिंगरेनी कोयला खदान के मजदूरों से मिलने पहुंचे। पूरी बातचीत का वीडियो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर अपलोड किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने निजीकरण का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर अपने अंदाज में अटैक किया। काम आप करते हो, बोझ आप उठाते हो और फायदा कोई और उठा के ले जाता है। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। स्ट्रेटेजिक एरियाज है, उसमें हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते। कभी कारपेंटर तो कभी मंडी और अब सिंगरेनी के खदान मजदूर। राहुल गांधी का ये अंदाज सोशल मीडिया पर उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें शिवराज मानदर के धुन पर आदिवासियों के साथ थिरक रहे हैं। एमपी में मामा के उपनाम से जाने जाने वाले शिवराज सिंह डिंडोरी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहीं मंच से अपने निराले अंदाज से उन्होंने लोगों को लुभाया। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ भांजे भांजी तोड़ के आते हैं, शरारत भी करते हैं, मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। शिवराज सिंह ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। इससे पहले सीएम का काफिला जब रैली की जगह पहुंच रहा था, तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी पार्टी के झंडे दिखाए और नारेबाजी की। एमपी में चुनावी माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर टारगेट किलिंग से दहल गया। हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। बारामूला के पट्टन में अपने घर लौटकर शादी की तैयारियों में लगे थे, लेकिन मंगलवार की शाम अज्ञात आतंकवादियों ने घर के बाहर ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुलाम मोहम्मद की 7 बेटियां हैं। एक ही पल में परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 बहनें, कोई भाई नहीं है हमारा। एक लौता सहारा था हमारा, वो भी चला गया। अब हम अकेले रह गए इस दुनिया में। आतंकियों ने पिछले 4 दिनों में 3 अलग अलग जिलों में या तो अधिकारियों या प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है। हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें, लोगों को इन हालात के बारे में गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है। आने वाला त्योहारों का महीना आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। करवा चौथ के दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए अब उपभोक्ता को करीब 103 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत आज से ही बढ़ाकर 1833 रुपए कर दी गई है। फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 209 रुपए का इजाफा हुआ था, यानी एक ही महीने में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 307 रुपए महंगा हो गया। दिवाली आने वाली है, हर परिवार खर्च करने की सोचता है, लेकिन ये खबर कई उपभोक्ताओं के लिए निराशा बन सकती है। मणिपुर में शांति बहाल कर पाना राज्य सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पुलिसकर्मी आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वही आनंद सिंह जिन्हें कल रात बंदूकधारियों ने जान से मार दिया। स्थानीय लोगों में आक्रोश न फैले और माहौल फिर से न बिगड़ जाए, इसलिए एहतियातन इलाके में कमांडो भेजे गए, लेकिन कमांडो टीम पर भी हमला हो गया। कई जवान घायल हो गए। दोनों हमले का आरोप कुकी मिलिटेंट पर लग रहा है। आज यानी 1 नवंबर से मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल होनी थी, लेकिन अब 5 नवंबर तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। मणिपुर को अब भी इस सवाल का जवाब चाहिए कि 2 समुदायों के बीच ये हिंसा आखिर कब थमेगी। हिट एंड रन की एक घटना से बेंगलुरु शहर में सनसनी फैल गई। एक शख्स बीच सड़क पर काली एसयूवी गाड़ी से बचने की लाख कोशिशें कर रहा है, लेकिन ड्राइवर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। भागने के बावजूद ड्राइवर ने बीच सड़क पर उस शख्स को टक्कर मारी और रौंदते हुए वहां से भाग गया।
बताया जा रहा है कि एसयूवी के ड्राइवर आमरीन ने असगर नाम के व्यापारी से कार खरीदी थी, लेकिन आमरीन ने पूरे पैसे नहीं चुकाए थे। इसी विवाद के चलते आमरीन ने असगर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आमरीन को गिरफ्तार कर लिया है। 7 नवंबर को इजराइल हमास की ताजा जंग को 1 महीना हो जाएगा। जंग थमने के बजाय और भड़क रही है। आज जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। यमन के हूती विद्रोही भी जंग में कूद पड़े हैं। एक वीडियो जारी कर हूती रेबल्स का दावा है कि उन्होंने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। जंग के बीच इजिप्ट की तरफ से एक पहल की गई। गाजा से विदेशी नागरिकों का जत्था राफा क्रॉसिंग पहुंचा और इजिप्ट में दाखिल हुआ। इस बीच गाजा के कई घायलों को भी एम्बुलेंस के जरिए इजिप्ट की तरफ पहुंचाया जा रहा है। इजराइल ने अपना सैन्य अभियान गाजा पट्टी पर तेज कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से। क्या दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है? दिसंबर के पहले हफ्ते ही मान लीजिए कि दिल्ली के आसमान में धुआं सा छाने लगता है। ये धुंध कोहरा नहीं बल्कि धूल और धुआं होता है। दिल्ली वाले इसी धुएं में सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली की हवा को दुरुस्त करने के दावे कागजी साबित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का नया फरमान। डीजल से चलने वाली पुरानी बसें राजधानी में एंटर नहीं कर पाएंगी। 1 नवंबर से CAQM ने ये डायरेक्शंस दिया था कि दिल्ली के अंदर 1 नवंबर से बाहर से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से जो बसें आती हैं वो अब CNG, इलेक्ट्रिक या फिर BS6 की बसें ही एंट्री उनको मिलेगी। दिल्ली में हर रोज यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों बसें आती हैं। लेकिन इस आदेश के बाद अब डीजल वाली पुरानी बसें यानी BS4 बसें दिल्ली में नहीं आ पाएंगी। दिल्ली सरकार ने 18 टीमें बनाई हैं जो इस आदेश का पालन करवाएंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बड़ा दावा किया कि पहले ही दिन 59 बसें दिल्ली बॉर्डर पर रोक दी गई हैं। ये निरंतर चलेगा, लेकिन मेरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों से निवेदन है कि आप अपने बस डिपो में ही इसको चेक करें, कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप पोल्यूटेड बस को बॉर्डर पे भेज देते हैं लोगों को लेकर के और यहाँ रोका जाता है तो फिर पब्लिक को परेशानी होगी। इसलिए आप वहीं पर चेक करें और कोई भी इस तरह की बसों को आप दिल्ली ना भेजें। मंत्री जी के दावे का सच जानने के लिए ABP न्यूज की टीम दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर पहुंची। वहां ना तो रोकथाम में लगा अमला मिला और ना ही यूपी से आने वाली बसों की जांच हो रही थी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी बसें आ रही हैं वह BS6 हैं या BS4 हैं। उन्हें चेक करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक पुलिस कर्मी हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के हालात देखकर हमने दिल्ली नोएडा बैरियर को चेक करने का फैसला किया। ABP न्यूज की टीम वहाँ भी पहुंची। मंत्री जी के दावे के मुताबिक दिल्ली यूपी के इस बॉर्डर पर भी ना तो बसें चेक हो रही थी और ना ही उनको रोका जा रहा था। आप यहाँ पर देख पाएंगे बाकी जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं BS3 की हो या BS4 की हो, उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर जो एंट्री है वो मिल रही है। किसी तरह की जो चेकिंग है वो उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। बिना किसी जांच के बाहरी बसें दिल्ली आ रही थी, ये सवाल ABP न्यूज ने दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय से ही पूछा। सर, बस वाले मामले में आज कुछ जगहों पर ये भी देखा गया है कि सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। जो BS4 आप कह रहे हैं पाबंदी के लिए फिल्में लगाई गई हैं, उनकी नजर नहीं आई, कई जगह नदारत थी। क्या उसको ठीक से लागू कराने के लिए सरकार कुछ कर रही है? नहीं, आप पर्टिकुलर बता दो, उसको चेक करवा देंगे हम। सर, इसके लिए किस तरह की टीम लगाई गई है? 18 जो टीमें लगी हैं अलग अलग जगह, उसमें 4 मेंबर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, 2 जो हैं ट्रैफिक पुलिस के हैं। यूपी के बॉर्डर जांचने के बाद बची हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें। ABP न्यूज की तीसरी टीम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थी। ये वही नेशनल हाईवे है जो पंजाब और हरियाणा को राजधानी से जोड़ता है। वहां तस्वीर एकदम उलट थी। बसों की आवाजाही
बहुत ही कम नजर आई। टोल नाके पर हरियाणा की कुछ बसें जरूर दिखी, लेकिन सभी बसें BS6 थी। इसीलिए दिल्ली में उनके प्रवेश पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये वो बसें हैं जो कि BS6 जो कंप्लायंस कर रही हैं, यानी कि सिर्फ वही गाड़ियां इस वक्त जो दिल्ली में आ रही हैं जो कि BS6 जो कंप्लायंस कर रही हैं, या फिर CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल है। BS4, BS3 इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं हो रही हैं। और साफ तौर पर जो आदेश है जिसके तहत डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं पहुंचेंगी, BS4 वाली नहीं पहुंचेंगी, तो वो इस वक्त हमको असर दिख रहा है सिंघू बॉर्डर पर। वैसे राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की कई वजह हैं। इनमें से गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं भी है। दिल्ली में पहले से ही वाहनों की भरमार है, लेकिन बाहर से आने वाली गाड़ियां प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा देती हैं। अभी आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 4 से 5 हजार बसें आती हैं जो यूपी, राजस्थान, हरियाणा ही नहीं पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से भी दिल्ली में आती हैं। 50,000 से ज्यादा कॉमर्शियल वाहन भी दिल्ली आते हैं। इनमें छोटे बड़े ट्रक से लेकर पिकअप वैन ये सब शामिल हैं। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा निजी गाड़ियां भी हर रोज दिल्ली में एंटर करती हैं। अंदाजा लगाइए 6.5 पौने 7 लाख ज्यादा आती हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार गाड़ियों की संख्या कम करने और राजधानी का प्रदूषण स्तर घटाने की कोशिश लगातार करती रहती है। इसके लिए दिल्ली में क्या इंतजाम किए गए, यानी 10 साल पुरानी जितनी भी डीजल की गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी पेट्रोल की जितनी भी गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी लगाई गई। इससे पहले दिल्ली में 35% गाड़ियां घट गई इस पाबंदी से। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां तो कम हुई, लेकिन NCR और दिल्ली का प्रदूषण नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? आज यानी 1 नवंबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 था, मतलब वायु प्रदूषण का लेवल बहुत खतरनाक है। 31 अक्टूबर को यह स्तर 327 पर रहा। 30 अक्टूबर यानी सोमवार को AQI 347 था। यह सीजन का सबसे प्रदूषित दिन रहा। 29 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर कितना था? 325 और 28 अक्टूबर को इसका लेवल था 300। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो चीज 100 रहनी चाहिए वो कहां 300 और 350 के पास पहुंच गई है। BS6 का जो इंजन है वो क्लीनर इंजन है। जो आपका एंड एमिशन होता है एग्जॉस्ट पाइप का वो कम हो, तो आप उसमें पहले फ्यूल से आप उसको क्लीन करते हैं कि जो भी एमिशन है वो उसमें पार्टिकुलेट मैटर कम हो, और फिर आप इसमें एक एडिशनल चीज़ डालते हैं जिसको एडब्लू कहते हैं। तो वो एग्जॉस्ट में इंजेक्ट होती है और वो जितना प्रदूषण है उसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। जो टेल पाइप का जो एंड एमिशन है बहुत कम होता है। दिल्ली में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पोल्यूशन वाली जो व्हीकल्स हैं वो चलें। इसीलिए इलेक्ट्रिक बसेस, CNG बसेस जितनी दिल्ली NCR में उतनी कहीं भी नहीं होंगी। तो कोशिश यही है कि जो भी कंपोनेंट हम कम कर सकें कम करें। दिल्ली और NCR में प्रदूषण की जो चादर फैली हुई है वो सांसों के होते हुए फेफड़े और आंतड़ियों तक चली जाती है, हर इंसान के जो भी यहाँ रह रहे हैं। साल दर साल ये हवा जानलेवा और ज़्यादा जानलेवा होती जा रही है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। भारत में मौतों की 5वीं सबसे बड़ी वजह प्रदूषण बताई जा रही है। हर साल 15 लाख लोग प्रदूषण से अपनी जान गंवाते हैं। देखिए कितना सीरियस मामला है। दिल्ली में 90 लाख से ज़्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें मोटरसाइकिल भी हैं, कार भी हैं और बस ट्रक भी शामिल हैं। ये गाड़ियां दिल्ली में पॉल्यूशन की बड़ी वजह तो हैं ही, इसके अलावा पराली का धुआं दिल्ली NCR में प्रदूषण की एक बड़ी वजह माना जाता है, क्योंकि इन दिनों यूपी, पंजाब, हरियाणा ये तमाम जगह पर खेती फसल तैयार होती है और किसान खेतों में पराली को जलाते हैं। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन और खुले में कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं, थर्मल पावर प्लांट और फैक्ट्रियां, बड़ी संख्या में चलने वाले डीजल जनरेटर, ये सब प्रदूषण की वजह है। सर्दी का मौसम भी प्रदूषण को बढ़ाने लगता है। प्रदूषण और धूल के कण से मिलकर स्मॉग बन जाता है, जो आमतौर पर आप देखते होंगे आपके घरों के बाहर व्हाइट सी चादर सुबह नजर आती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या हो रहा है?
इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है। पुरानी बसों पर सिर्फ पाबंदी कुछ दिनों के लिए जारी रहेगी या ये हमेशा जारी रहेगी। एबीपी न्यूज इस पर नजर रखेगा और अगर ये पाबंदी सही मायने में अमल में नहीं लाई गई और फिर प्रदूषण बढ़ता है तो आपको इसकी सच्चाई भी बताएगा। और अगर प्रदूषण का स्तर सुधरा तो भी हम आपको जानकारी देंगे कि वाकया ही अब आपकी हवा साफ हो रही है। लेकिन 2-3 चीजें मुझे ये लगता है आपको ध्यान से सुन लेनी चाहिए। आपको करना क्या है, ये प्रदूषण की समस्या से खुद निपटना हो तो अगर जरूरी नहीं है तो खुद भी घर में रहें और अपनी गाड़ी को भी कम से कम घर में रखें, खामखा उसको घुमाते ना रहें, उससे प्रदूषण होता है। मास्क का इस्तेमाल करें, घर में दफ्तर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है तो इसकी सूचना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचाएं, पुलिस को दें। चुनाव राजस्थान में भी है, वहां भी खेल अपने पराये का चल रहा है। कौन किस नेता का सगा है, टिकट के बंटवारे में यही फार्मूला काम आता है। राजस्थान में कांग्रेस के असल पायलट कौन है, गहलोत या सचिन? उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही ये कयास लगने लगते हैं। इस बार भी लग रहे हैं कि पार्टी को बहुमत मिला तो किसके कितने एमएलए हो सकते हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार वही होता है जिसके पाले में ज्यादा एमएलए होते हैं। पद चाहिए सरकार कायम कर लोगों की सेवा करने के लिए। व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, लेकिन पार्टी और संगठन और जिम्मेदारी मिलती है तभी हम काम कर पाते हैं। नामांकन से पहले की ये तस्वीर और सचिन पायलट का बयान राजस्थान कांग्रेस में चल रही नूरा कुश्ती का ही सबूत है। टिकट पाने में कौन सा गुट आगे है और कौन सा पीछे, इन आंकड़ों को समझने से पहले तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। टोंक में हजारों लोगों के साथ सचिन पायलट ने पर्चा भरा तो वहां से करीब 360 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में सचिन पायलट के पैतृक गांव वैदपुरा में उनके लिए हवन हुआ और कांग्रेस के जीतने पर मुख्यमंत्री पद के लिए कामना भी की गई। सचिन से एबीपी न्यूज ने सीएम पद पर जब सवाल पूछा तो पायलट ने गहलोत को सीएम का स्टीयरिंग तो नहीं थमाया, लेकिन विधायकों का फैसला निर्णायक जरूर बताया। कांग्रेस से चेहरे का सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ रहा। हम लोगों को पद किस लिए चाहिए? हम लोगों को पद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं चाहिए, हमें पद चाहिए पार्टी के लिए। कौन किस पद पर बैठेगा इसका निर्णय जीतने के बाद विधायक करेंगे और पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। अगर सचिन की बात को ही सही मान लिया जाए तो उनके पास कितने विधायक होंगे, इसका जवाब आप इन आंकड़ों में तलाशिए। कांग्रेस ने अब तक राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 156 पर कैंडिडेट घोषित किए हैं। 156 में से 63 उम्मीदवारों को गहलोत का समर्थन माना जाता है। इनमें से सिर्फ 27 ऐसे लोग हैं जो पायलट के समर्थक हैं। बाकी 44 सीटों में भी बंटवारा होगा तो आंकड़े बदल जाएंगे। बहुमत मिलने पर कांग्रेस का सीएम का चेहरा कौन होगा, अब आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुमत मिला तो जो कसर पिछली बार रह गई थी इस बार पूरी होगी। सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करती है। बहुमत आने के बाद विधायक तय करते हैं कौन नेतृत्व करेगा और लीडरशिप तय करती है। एक और सचिन पायलट फिर से मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत का नाम लेने से बच रहे हैं तो दूसरी तरफ गहलोत कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद उन्हें छोड़ नहीं रहा। दोनों की अदावत साफ दिखती है, लेकिन सवाल है कि क्या राजस्थान की बाजी पलटेगी? आखिर पब्लिक के दिल में क्या है, इस पर मोहर 25 नवंबर को लगेगी। सब कुछ विधायकों का खेल होता है। विधायक मेरे ज्यादा हैं या तेरे ज्यादा हैं, इसी पर गेम चल रही है। चलिए, कांग्रेस की बात बहुत हो गई। अपनों के लिए टिकट का जुगाड़ बीजेपी में भी चल रहा है। राजस्थान में कई दिग्गजों को उतारकर पार्टी ने वसुंधरा राजे के लिए कई तरह की चुनौतियां और सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनके कितने अपनों का नाम आता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और जीत मिलने के बाद सीएम की कुर्सी भी। अब मराठा आरक्षण को लेकर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आगजनी, हिंसा और तनाव का डेरा है।
कहीं मंत्री और नेताओं के काफिले पर हमले हो रहे हैं तो कहीं सुसाइड। इस बीच मुंबई में एक सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक के दौरान कई फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम ये हुआ कि मराठा आरक्षण देने पर सब पार्टियां एकमत थी, सहमत थी। कब मिलेगा यह आरक्षण, इसका फार्मूला तो अभी नहीं दिया गया, लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स के बीच लोगों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। छात्र से लेकर व्यापारी तक सब परेशान। बीड़ महाराष्ट्र का वो इलाका जहां से मराठा आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। 2 दिन बाद कर्फ्यू में ढील तो मिल गई, लेकिन बच्चों का स्कूल जाना दूभर है। स्कूल भी खुल गए, 10वीं क्लास का एग्जाम है, बच्चे परीक्षा देने के लिए निकले भी हैं, लेकिन पैदल, क्योंकि आने जाने की कोई भी सवारी नहीं है, इसलिए 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में एबीपी न्यूज की टीम टकरा गई तो बच्चों के दिल का दर्द जुबान पर आ गया। हम मीटपुर गांव से हैं, हमें पार्टी से जाना है। आज हमारे मैथ्स पार्ट 2 का एग्जाम है। अभी और कितना चलना बाकी है? 2 किलोमीटर। पहुंच पाएंगे तब तक? जब अगर एग्जाम शुरू हो गया तो फिर तो नुकसान होगा आपका। हाँ, परेशानी तो हो रही है, पर अब क्या करें, पेपर है जो, इसलिए तो हमें जाना पड़ेगा ना। कोई रिक्शा रुक नहीं रही है, इसलिए हमें और 3 से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस आंदोलन से फायदा मराठा समाज का होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत मराठा के साथ साथ गैर मराठा मानुस को भी हो रही है। यानी आंदोलन आम जनमानस के लिए मुसीबत भी बन रहा है। ये तस्वीरें सोलापुर की हैं। मराठा क्रांति मोर्चा ने आरक्षण की मांग को लेकर सोलापुर पुणे हाईवे रोक रखा है। टायर जलाए जा रहे हैं, घंटों सड़क पर इसी तरह प्रदर्शन और नारेबाजी होती रही। परेशानी जनता को है तो भला सरकार चैन से कैसे बैठ सकती है? शिंदे सरकार आंदोलनकारियों को मनाने में जुटी है। पहला पत्ता मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठा को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देकर फेंका, जिसके तहत 1 नवंबर से मराठा कुणबी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अब कुणबी समुदाय ओबीसी के आरक्षण का पात्र होगा। उस्मानाबाद के धाराशिव में कुणबी मराठा सर्टिफिकेट पाने वाले सुमित माने पहले व्यक्ति हैं। न्यायमूर्ति शिंदे साहब के जो अध्यक्षता में कमेटी थी, उसके तहत हमने लगभग 40 लाख डॉक्यूमेंट्स थे, उसका छाननी की है और उसमें उसके बाद हमें अराउंड 459 जो कुणबी के जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कास्ट का मेंशन है वो हमें मिले हैं। अब नेक्स्ट एक गवर्नमेंट ने हमें जो डायरेक्शन दी है उसके बेस पे अभी जिनको इसका बेनिफिट हो सकता है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है। एक तरफ कुणबी सर्टिफिकेट का दांव तो दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक से सियासी माहौल को भांपने की कोशिश। इस मीटिंग में सभी दल मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर एकजुट रहे। कानूनी अड़चनों को दूर कर स्थायी आरक्षण देने की बात भी हुई। मीटिंग में भीड़ हिंसा की निंदा की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कागज पर सभी पार्टी नेताओं के हस्ताक्षर हुए। इस पेपर पर जनता के नाम शांति की अपील जारी की गई। लेकिन इस बीच मंत्रालय के बाहर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ अंदर मीटिंग चल रही थी, जिन पार्टियों के नेता अंदर मीटिंग कर रहे थे उन्हीं के कई विधायक और कार्यकर्ताओं ने बाहर मंत्रालय के गेट पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन करने लगे। मैं तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए कि यहाँ पर ये मंत्रालय का गेट है और यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और इनकी क्या मांगे हैं, मराठा आरक्षण को लेकर के क्या मांगे, हम बातचीत करते हैं। आप लोगों का यहाँ पर क्या आंदोलन है और किस लिए ताला लगा दिया गया है? मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, हमारे अजीत दादा पवार के गुट के सभी विधायकों की मांग है। कल भी देवगिरी पे मांग हमने उठाई थी, इसीलिए मंत्रालय को ताला लगाया गया है। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द एक दिन का विशेष अधिवेशन सेशन चलाया जाए और मराठा समाज की जो डिमांड है, जो मनोज जरांगे पाटिल द्वारा रखी गई है, वो पूरी की पूरी करने की पूरी कोशिश हो। मराठा आंदोलन का चेहरा जालना जिले में है।
8 दिन से मनोज जरांगे पाटिल अंतरवली गांव में अनशन पर हैं। जरांगे ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने जल्दी आरक्षण का फैसला नहीं लिया तो वो पानी पीना भी त्याग देंगे। सरकार और सिस्टम इस आंदोलन से हिला हुआ है और नेता डरे हुए हैं। महाराष्ट्र का करोड़ों मराठा एकजुट हो गया है और देश का भी पूरा मराठा हमारे पीछे खड़ा हो गया है। हमने सरकार को आज बोल दिया है, अगर आप आज शाम तक नहीं अधिवेशन लेंगे और मराठा को रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हम पानी जल वो सब छोड़ देंगे, नहीं पीएंगे, उपचार ना लेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। हम कठोर से कठोर अनशन फिर से आज शाम से शुरू करने वाले बोल दिया है। नहीं, हम आप देने वाले नहीं है, हम वक्त देने वाले नहीं है। हमारी मांग है कि आप दे दो, हम वो लेकर रहेंगे, हमारा हक का है। वो कैसे देते नहीं, हम भी मराठे, वो कैसे देते नहीं हम देखते। आप मनोज जरांगे को सुन रहे थे। मनोज जरांगे को लेकर ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर ये है कि मनोज जरांगे ने पानी पीना आज छोड़ दिया। ये अल्टीमेटम जरांगे ने मंगलवार शाम को दिया था कि बुधवार शाम तक आरक्षण पर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो वो जल त्याग देंगे। ऐसा ही हुआ भी। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कल इसको लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज रहेगी। पुरानी कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पाकिस्तान भी ऐसा ही कर रहा है। बरसों से पाकिस्तान में रह रहे लाखों अफगान शरणार्थियों को वतन लौटने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अफगान बस्तियां खाली करवाई जा रही हैं। जो नहीं जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान के इस कदम से तालिबान भी नाराज है। अचानक पाकिस्तान ने अफगानियों को देश निकाला क्यों दिया और तोरखम बॉर्डर पर कैसी मारामारी मची है, ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद यानी तोरखम बॉर्डर पर मीलों लंबी लाइन है। किसी के सिर पर झोला तो किसी के चारपाई। कोई बच्चों को गठरी की तरह उठाए तो कोई गठरी को बच्चों की तरह कंधे पर ला दे। कोई व्हीलचेयर पर तो कोई पैदल। इस वक्त आप मेरे कप में देख सकते हैं कि अफगान फैमिलीज जो ये पाकिस्तान से बेदखल किए जा रहे हैं वो इस वक्त इस दरवाजे के जरिए अफगानिस्तान दाखिल हो रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि इस वक्त काफ़ी तादाद में अफगान फैमिलीज की जो गाड़ियाँ हैं वो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। जिनको मुकम्मल सिक्योरिटी के बाद जो जांच पड़ताल उसके बाद उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। पाकिस्तान में रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ना है। ऐसा ना करने पर सख्त कार्रवाई का ऑर्डर है। जो भी नहीं जाएंगे उनकी धरपकड़ होगी। डेडलाइन खत्म, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन शुरू। फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी मुकीम अफराद की गिरफ्तारियां जारी हैं। कराची से 4 तारिकीन वतन गिरफ्तार। रावलपिंडी सेंट्रल जेल में कैद 64 अफगानों को तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। ये कराची का सोहराब गोथ इलाका है। सबसे ज्यादा अफगान बस्तियां यहीं पर हैं, लेकिन सबका बोरिया बिस्तर बन चुका है। बरसों पहले बसी इन बस्तियों को खाली कराने का जिम्मा FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिला है। बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से 17 अफसर लगाए गए हैं। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पर गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। गुज़िश्ता 1 माह में 90,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। ये जो गैर मुमकिन अफगानी है उसको अपना वतन वापस भेजना है। अभी वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, अभी उसका अपना मुल्क चाहता है, अपना मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। पाकिस्तान में अफगानी एक मुद्दत से रह रहे हैं तो फिर अचानक पाकिस्तान उन्हें देश निकाला क्यों दे रहा है? पाकिस्तान में 17,63,000 अफगानी नागरिक हैं। इनमें से करीब 2 लाख को अफगानिस्तान भेजने का हुक्म जारी हुआ है। बाकी जो 15 लाख पाकिस्तान में बचे हैं उन पर भी वापसी की तलवार लटक रही है।
जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल हाँ साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सके। पाकिस्तान के इस रवैये से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी गुस्से में है और विरोध मानवाधिकार संगठन भी कर रहे हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते, लेकिन पाकिस्तान उछाल रहा है। अफगानियों को देश से निकालने के पीछे जो वजह पाकिस्तान ने बताई हैं वो हैरान करने वाली हैं। क्या वजह हो सकती है, सुनिए। साल 2023 की शुरुआती 6 महीनों में पाकिस्तान में 271 आतंकी हमले हुए और 390 लोग उसमें मारे गए। साल 2022 में 151 आतंकी हमले हुए थे और उसमें 293 लोग मारे गए। इन फिदायन हमलों में पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री को अफगानियों का हाथ लगता है। हालांकि किसी भी अफगानी नागरिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी भी पूछ रहे हैं। चलिए, हम पाकिस्तान के इस मुद्दे पर बने हुए हैं, आगे भी नजर बनी रहेगी। पाकिस्तान पर 10 लाख करोड़ का कर्ज है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और ये लग रहा है कि इस पलायन का जो उनको खदेड़ा जा रहा है, इस निकाले का जरूर इस महंगाई से कोई ना कोई कनेक्शन है। मुल्क चलाने के लिए खजाने में पैसा ना के बराबर है पाकिस्तान के पास। दूसरे मुल्कों के सहारे पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि हर रोज 10 में से 3 पाकिस्तानी भूखे पेट सोते हैं। अब जब आधा पाकिस्तान अपना पेट नहीं भर पा रहा है तो वो लाखों अफगान शरणार्थियों को कहां से खिलाएगा? अगर खिलाएगा तो पाकिस्तान खुद भूखा मर जाएगा। इसीलिए अफगान नागरिकों को एक बार फिर तालिबान शासन की तरफ हाँक दिया गया है। सुहागनें पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये परंपरा हर साल निभाई जाती है और जब चंद्रमान निकलता है तो पति का चेहरा देखकर सुहागनें अपना व्रत तोड़ती हैं। जब करवा चौथ का दिन आता है, बहुत से राज्यों और बहुत से विभागों में छुट्टी का दिन रहता है, लेकिन कुछ हम जैसे भी होते हैं और बहुत सारे इमरजेंसी सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी भी जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, जो छुट्टी नहीं ले पाते। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी हैं राजकुमार, अमरोहा में पोस्टेड हैं। उन्होंने पत्नी की सेवा के नाम पर आज अवकाश मांगा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को चिट्ठी लिखकर छुट्टी तो नहीं मिली, लेकिन राजकुमार को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। चलिए, और किसी के साथ ऐसा ना हुआ हो। त्योहार जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि काम भी बहुत जरूरी है। चलिए, काम बड़ा जरूरी है और पब्लिक कमेंट्स भी बड़े जरूरी हैं। उन्हीं का वक्त हो गया। देखते हैं आपने क्या लिखा है हमारी की कल के कवरेज पर। ये आ जाइए, ट्रेन को लेकर मसला था। दीपक लिखते हैं, मैं बिहार से हूं, मैं मुंबई में रहता हूं। जब हमें घर जाना होता है तब कभी हमें टिकट नहीं उपलब्ध होती है, तत्काल लेते हैं ऊंचे दाम में, तब हमें टिकट मिलती है। हम सरकार से और माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि भागलपुर और लोकमान्य तिलक टर्मिनल के रूट में मुंबई से वॉलीबॉल एक गाड़ी है। हम माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह करता हूं कि ट्रेन बढ़ा देंगे। दीपक जी, आप चिंता मत कीजिए, चल रही है 280। ये जुनेद जी क्या लिखते हैं, डाटा लीक गवर्नमेंट की गलती से हुआ तो उसकी भरपाई भी गवर्नमेंट करे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। चलिए, जुनेद जी और यादव साहब, आपके कमेंट सरकार तक पहुंच गए होंगे, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आपने फीडबैक जरूर देना है। शुभ रात्रि। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।